रतन टाटा एक ऐसा नाम जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी को पता है बीती रात 9 अक्टूबर 2024 को भारत के रत्न रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे। रतन टाटा भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे। वे भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई टाटा समूह के 1991 से 2012 तक के अध्यक्ष रहे थे। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक के वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह के वैश्विक स्तर पर विस्तार किया, कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। रतन टाटा जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ, इनकी आयु अभी तक 86 वर्ष हो चुकी थी। बीती रात 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे। इनका आवास कुलाबा मुंबई में था। वे अपने परोपकारी कार्यों और व्यवसाय जगत में दूरदर्शिता के लिए याद किए जाएंगे। उनके योगदान ने भारतीय उद्योग और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया, एक कंपनी जो कि सख्त वित्तीय कठिनाइयों की स्थिति में थी। रतन ने सुझाव दिया कि कंपनी का उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में निवेश करना चाहिए। जेआरडी नेल्को ने ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन की वजह से अनिच्छुक थे। उसने पहले कभी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा जब रतन ने कार्यभार संभाला, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को ने बाजार में हिस्सेदारी 2% थी और घाटा बिक्री का 40% था। फिर भी जेआरडी ने रतन को सुझाव का अनुकरण किया। 1972 से 1975 तक अंततः नेल्को ने अपनी बाजार में हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा ली और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। लेकिन 1975 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपात स्थिति घोषणा कर दी, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई। 1977 में यूनियन की समस्याएं हुई, इसलिए मांग की बढ़ जाने पर भी उत्पादन में सुधार नहीं हो पाया। अंततः टाटा ने यूनियन की हड़ताल का सामना किया, 7 माह के लिए तालाबंदी कर दी। रतन ने हमेशा नेल्को के मौलिक दृढ़ता में विश्वास रखा, लेकिन उद्यम आगे और ना रह सका। 30 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरिक समूह की सफलतापूर्वक अधिग्रहित किया, जो एक एंग्लो डच एल्युमिनियम और इस्पात निर्माता थे। इस अधिग्रहण के साथ रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। इस विलय के फलस्वरूप दुनिया के 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान मिला। रतन टाटा का सपना था कि 1 लाख रुपए की लागत में कार बनाई जाए। नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो में 10 जनवरी 2008 को इस कार का उद्घाटन कर उन्होंने अपने सपनों को पूर्ण किया। टाटा नैनो के 3 मॉडलों की घोषणा की गई। रतन टाटा ने सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत में कार बाजार को देने का पूरा वादा पूरा किया। साथ ही इस कीमत पर कार उपलब्ध कराने के अपने वादे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, वादा एक वादा है। 26 मार्च 2008 को रतन टाटा के अधीन टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी के जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ब्रिटिश विलासिता की प्रतीक जगुआर और लैंड रोवर 1.15 अरब पाउंड में खरीदी गई। रतन टाटा एक शर्मीले व्यक्ति थे। अगर इनके निजी जीवन की बात की जाए तो रतन टाटा एक शर्मीले व्यक्ति थे जो समाज की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते। वे सालों से मुंबई के कोलाबा जिले में एक किताबों और कुत्तों से भरे हुए बैचलर फ्लैट में रहते थे। रतन टाटा ने अपने उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को चुना था। साइरस मिस्त्री ने 2012 में टाटा समूह को पूरी जिम्मेदारी संभाली। पैलोनजी मिस्त्री के छोटे बेटे और सपूर जी पैलोनजी समूह के प्रबंधक निर्देशक। साइरस मिस्त्री ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और लंदन बिजनेस स्कूल से प्रबंधन में डिग्री प्राप्त की थी। वे 2006 में ही टाटा समूह से जुड़े थे और टाटा सन्स के निर्देशक मंडल में भी थे। के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पे 26 जनवरी 2000 को रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2008 भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वे नैसकॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2008 प्राप्त करने वालों में से एक थे। वे पुरस्कार उन्हें 14 फरवरी 2008 को मुंबई के एक समारोह में दिया गया। रतन टाटा ने 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार कारनेगी पदक प्राप्त किया। रतन टाटा की उपलब्धियों के बारे में और इनके जीवन के बारे में कितना भी पढ़ा जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम ही है। वो अपने एक देश के एक रत्न थे और हमारा देश एक रत्न आज खोया है, रतन टाटा को खोया है। इसी के साथ रतन टाटा को हम नमन करते